वो एक हेल्पफुल रिसोर्स की तरह काम करे। अगर इसका कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो वो वायु प्रदूषक की श्रेणी में आता है। आईआईटी खड़गपुर ने स्टडी किया है तो उस स्टडी में ये पाया गया है कि पीएनडी जो कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन वेस्ट है उनका और रोड डस्ट का प्रमुख योगदान रहा है। इन सबके पीछे का मकसद है कि रोड डस्ट से वायु में होने वाले प्रदूषण को रोकना है। एयर पे टर्बुलेंस पैदा होने की वजह से वो धूल उड़ के वायु पे आ जाती है, तो उन लोग जो पॉल्यूशन करने वाली वाहन हैं तो उन पे कार्रवाई करते हैं, तो उसके थ्रू वो सारे रिसाइक्लेबल पार्ट को अलग करके बंद करके रिसाइकलर यूनिट पे दे दिया जाता है। अभी बदलाव यह है कि बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के आपका पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन अब उसको एक जीपीएस लोकेशन दे दिया जाता है, तो उस जीपीएस लोकेशन के 500 मीटर के दायरे पे वो अपना पॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। 150 किलोमीटर के आसपास जो है रोड की सफाई मैकेनिकल शीटर के थ्रू किया जा सकता है। अगर रोड पे धूल रहेगा नहीं तो धूल उड़ेगा नहीं, पॉल्यूशन होगा नहीं। उस समय कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तब पॉल्यूशन लेवल था 55, और क्योंकि अभी उसका लेवल एवरेज आ रहा है 75 के आसपास। रायपुर सिटी जो है 42 मिलियन प्लस सिटी 12th पोजीशन पे था। प्लांटेशन जो है रोड डस्ट जो ऊपर सस्पेंडेड रहते हैं उसको सेटल करने में मुख्य योगदान निभाते हैं। इसलिए वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ये इंटरचेंजेबल है, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ेगा। जैसे कि पहले ठंड का महीना अक्टूबर में आता था लास्ट दिवाली के टाइम, लेकिन अब अभी आ रहा है जनवरी 15 में, मतलब वो ऑलमोस्ट 1.5-2 महीना पीछे आ गया। ताजमहल के आसपास जितने भी रिफाइनरीज हैं उसको रिलोकेट किया गया है, क्योंकि वो जो है मार्बल को पीला वाइट मार्बल को पीला कर दे रहा है। इससे जो है मेजर इफेक्ट जो है एक चाइल्ड और वृद्ध दोनों पे ये इफेक्ट करता है। अवेयरनेस ही नेक्स्ट स्टेप है पॉल्यूशन कंट्रोल का। शहरीकरण के दौर में पूरी दुनिया इस समय वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने में जुटी है। वायु प्रदूषण व बढ़ता शोर मानव जीवन सहित पूरी प्रकृति के लिए एक बड़ा खतरा है। देश दुनिया के साथ रायपुर में भी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने कई प्रबंध किए गए हैं। जन भागीदारी से वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए किए जा रहे इन प्रयासों की पूरी जानकारी देने के लिए आज टॉक फॉर रायपुर शो में आमंत्रित हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सलाहकार डॉक्टर पोखराज साहू जी, जो नगर निगम में पदस्थ हैं एवं नवाचारों एवं परंपरागत तरीकों से वायु गुणवत्ता को बढ़ाने में अपना मार्गदर्शन देते हैं। साहू जी, टॉक फॉर रायपुर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यदि शुरुआत करूं कि वायु प्रदूषण में स्वच्छ वायु का क्या अर्थ है? स्वच्छ वायु वो उसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से मनुष्य और जीव जंतुओं को हार्मफुल न पहुंचाए, वो एक हेल्पफुल रिसोर्स की तरह काम करे। अगर इसका कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो वो वायु प्रदूषक की श्रेणी में आता है। वायु प्रदूषण के यदि मैं शहर की बात करूं, मैं रायपुर शहर को ही लेकर यदि बात करूं, तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो सीधे तौर पर स्वच्छ वायु को प्रदूषित करते हैं? इन जनरल अगर बात करें तो वायु प्रदूषक के दो मुख्य कारण होते हैं, प्राकृतिक और दूसरा मानवीकृत। प्राकृतिक तो जनरली वॉल्केनिक इरप्शन, रेडियोधर्मी एक्टिविटी और पॉलिनेशन जो परागकण होती है उस वजह से होती है। मानवीकृत में जैसे खुले में कचरा जलाना, निर्माण एवं विध्वंसक प्रक्रिया और जीवाश्म ईंधन का उपयोग, यातायात और ट्रैफिक की समस्याएं, धूल भी एक बड़ा कारण रोड डस्ट जो है और उद्योगों से निकलने वाले धुएं। रायपुर में बहुत सारी नई व्यवस्थाएं की जा रही है। उन प्रबंधों के तहत पूरी कोशिश ये की जा रही है कि वायु गुणवत्ता का स्तर बढ़े और प्रदूषण कम से कम हो।
मैं जानना चाहूँगा कि रायपुर में क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इसका हम आगे चलकर किस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट। रायपुर सिटी में मुख्य रूप से जो पॉल्यूशन का सोर्स IIT खड़गपुर ने स्टडी किया है, तो उस स्टडी में ये पाया गया है कि CND जो कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन वेस्ट है उनका और रोड डस्ट का प्रमुख योगदान रहा है। तो इस रोड डस्ट को की समस्या के शमन के लिए सड़कों में BT टॉपिंग, पैच रिपेयरिंग, गलियों में कंक्रीटीकरण का कार्य किया जा रहा है और रोड डस्ट से निपटने के लिए रोड की सफाई मैकेनिकल स्वीपर्स हैं और वाटर स्प्रिंकलर की मदद से जो है सड़कों की सफाई की जा रही है। रायपुर में जरवाय में स्टेब्लिश है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, CND वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है। वहाँ पर किस तरह से लोग जो भी कंस्ट्रक्शन वेस्ट है या डिमोलिशन वेस्ट है वो किस तरीके से भेजते हैं या भेज सकते हैं? हाँ, इसके लिए रायपुर नगर निगम की एक टीम है, उसका नंबर है, उस पर कॉल करने पे वो खुद लेने के लिए आ जाते हैं। जो रायपुर का नंबर है निदान 1100, क्या निदान 1100 में कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि ये वेस्ट जो है वो प्रोसेसिंग के लिए वो भेजना चाहते हैं, तो क्या वो उस नंबर पे भेज सकते हैं? हाँ, जरूर। CND वेस्ट के अलावा जैसा आप बता रहे थे कि रोड की BT रोड और डामरीकरण के लिए यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा CC रोड्स का है और गार्डन्स वगैरह पे भी काफ़ी काम हो रहा है। तो इस काम के बारे में थोड़ा बताएंगे कि इस सब के पीछे का मकसद क्या है? इन सब के पीछे का मकसद है कि रोड डस्ट से वायु में होने वाले प्रदूषण को रोकना है। अब चूंकि सड़कों पे धूल रहता है, तो जैसी वहाँ से गाड़ी पास होती है तो पास होने की वजह से वहाँ एक टर्बुलेंस पैदा होता है एयर पे टर्बुलेंस पैदा होने की वजह से वो धूल उड़ के वायु पे आ जाती है। अब जो महीन पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं क्योंकि उसकी ग्रेविटी उतनी नहीं हो पाती, तो वो क्या है लगातार फ्लोटिंग होते रहते हैं, सस्पेंडेड होते रहते हैं एटमॉस्फेयर पे और वही वायु प्रदूषक बनते हैं। मीडिया में जो खबरें देखने पढ़ने को मिलती है उसके मुताबिक रायपुर में इस समय रायपुर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह साहब हैं और नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा जी है। इन लोगों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार बहुत सारे निर्देश संबंधित विभागों को दिए हैं। और क्या इस तरह की कोई मीटिंग्स वगैरह भी होती है जिसपे सारे विभाग मिलकर कोई रणनीति तैयार करते हैं और उसके बेसिस पे इस दिशा में काम हो रहा हो? हाँ जी हाँ, इसके लिए 2 स्तर की कमेटी बनाई गई है। नगर स्तर की कमेटी बनाई गई है जिसको नगर स्तरीय क्रियान्वयन समिति बोलते हैं और एक समिति बनाई गई है उसको जिला स्तरीय समिति कहते हैं। नगर स्तरीय समिति में अध्यक्ष नगर आयुक्त महोदय रहते हैं और जिला स्तरीय समिति में जिलाधिकारी रहते हैं। इनका मीटिंग जो है प्रायः मंथली या बाई मंथली किया जाता है। इस पे कोई ऐसी ठोस रणनीति पे सारे विभाग मिलकर इस समय काम कर रहे हैं? ऐसा कुछ है जिसपे कि संबंधित विभाग जो है वो अपने अपने स्तर पर, क्योंकि हर विभागों की अपनी जिम्मेदारियां होती है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट पॉल्यूशन रिलेटेड चीज़ों के लिए काम करता है, बेसिक चीज़ों के लिए जैसे नगर निगम है, पुलिस है, RTOs है। तो क्या इन लोगों के भी कोई अलग अलग कोई कार्यक्रम चल रहे हैं या कोई इस तरह की प्रोग्राम उन्होंने डिसाइड किया हुआ है जिससे वायु की गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाया जा सके? अब सारे समिति जितने विभाग है उसका एक समिति बनाया गया है। उस समिति में मीटिंग होती है। मीटिंग में प्रोग्राम तो एक ही चल रहा है जिसको राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम बोलते हैं, लेकिन सभी डिपार्टमेंट का अपने अलग अलग फंड होता है, उससे वो करते हैं। तो जनरली यातायात पुलिस विभाग वाले का डेली रूटीन चेक करने का रहता है, तो उन लोग जो पॉल्यूशन करने वाली वाहन हैं तो उन पे कार्रवाई करते हैं। यातायात विभाग वाले द्वारा एक और इनिशिएटिव लिया गया है, उसको ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर बोलते हैं, जिसपे जो है 15 साल से
15 साल पुराने व्हीकल की फिटनेस टेस्ट होती है। अगर वो फिटनेस पास हो जाता है तो उसको 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया जाता है। अगर फेल होता है तो उसके लिए रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी बनाई गई है। तो उसके थ्रू वो सारे रिसाइकलेबल पार्ट को अलग करके बंच करके रिसाइकलर यूनिट को दे दिया जाता है। पापा, रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ। रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ। सपोज मेरे घर पे कोई 15 साल पुराना कोई ऐसा वाहन पड़ा है जो जिसका कोई उपयोग नहीं है, तो मैं किस तरह से विभाग को सूचित कर सकता हूं और क्या उसकी स्क्रैपिंग के लिए उसका क्या तरीका रहेगा? हाँ, इसके लिए यातायात का टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल करने पे सारी जानकारी उस पर वो लोग मुहैया कराते हैं। तो यातायात और आरटीओ मिलकर दोनों का ज्वाइंट है। इसके अलावा कोई प्रदूषण जांच के लिए जो सर्टिफिकेट वाहनों के लिए उपयुक्तता प्रमाण पत्र लगता है, प्राय आमतौर पर अब तक ये परिपाटी रही है, उसमें कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। तो क्या अभी कुछ उसमें कोई बदलाव आया है? या अभी बदलाव यह है कि बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के आपका पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो पीयूसी कराने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ वो 1 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसके बाद आपका पीयूसी सर्टिफिकेट, अगर आपकी व्हीकल पास करती है वो क्राइटेरिया, तो फिर आपको पीयूसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या शोरूम जो सर्विस सेंटर है, शोरूम्स है, वहाँ पर भी कोई ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि यदि आप अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर में लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर भी उसके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इशू हो सके या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जांच हो सके? क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था इस समय बनाई गई है? सर्विस सेंटर पे तो नहीं बनाई गई है, इसके लिए अलग से परमिशन दिया जाता है। तो पहले ये होता था कि परमिशन लेकर के कहीं भी ओपन कर सकते थे, लेकिन अब उसको एक जीपीएस लोकेशन दे दिया जाता है। तो उस जीपीएस लोकेशन के 500 मीटर के दायरे पे वो अपना पॉल्यूशन से चेक कर सकते हैं। रायपुर शहर चूंकि एक छोटे से कस्बे से एक महानगर के तौर पर बढ़ गया है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, लोगों की लगातार आवाजाही रहती है, अब एक तरह से 24 घंटे चलने वाला शहर है। देर रात सफाई एक हमेशा से हर महानगर के लिए एक चुनौती रहती है, रायपुर के लिए भी ये चुनौती है। रायपुर में उस चुनौती को, उस चैलेंज को किस तरीके से नगर निगम एक्सेप्ट करता है और उस पर कार्रवाई करता है? रायपुर में जो है अभी 85 किलोमीटर जो रोड का लेंथ है उसमें अल्टरनेट डे पे सफाई हो रही है। ये सफाई रात को किया जाता है क्योंकि दिन में ट्रैफिक की समस्या ना हो, इस वजह से वो रात पे कर रहे हैं। मैकेनाइज्ड जो ट्रकों के माध्यम से जो मैकेनिकल रोड स्वीपर है, सक्शन मशीन से लगे हुए हैं, उसके माध्यम से। और उसके बाद अभी जो है 65 किलोमीटर का दायरा और बढ़ने वाला है, जिससे जो है टोटल 155 के आसपास 150 किलोमीटर के आसपास जो है रोड की सफाई मैकेनिकल स्वीपर के थ्रू किया जा सकेगा। इस रायपुर शहर में 150 किलोमीटर की सफाई अब मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन के थ्रू यहाँ पर कर सकेंगे और वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज बचेगा, डेफिनेटली उसके लिए भी एक बहुत बड़ा नगर निगम का अमला उसके लिए तैनात किया जाता है। क्या उस अमले को भी दूसरी जगह कोई शिफ्ट किया जाता है या उस ह्यूमन रिसोर्सेज का कहीं फायदा भी मिलेगा? हाँ, चूँकि ये मशीन जो है बड़ी रोड पे होती है, मुख्य रोड पे। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका वो छोटी रोड, गली वाली रोड पे इंटरनल रोड किया जा रहा है और गार्डन की सफाई में उनको लगाया गया है। इंटरनल रोड्स पर एक एडिशनल टीम जो पहले
मुख्य मार्गों में व्यस्त हुआ करती थी, उसका फायदा निश्चित तौर पे स्वच्छता, शहर की स्वच्छता में भी दिखाई देगा। वो एक बड़ा स्वच्छता अमला जब उस तरह फील्ड में भी रहेगा। मैकेनाइज स्वीपिंग के अलावा और ऐसी कोई और उपाय भी किए जा रहा है, जैसे लाइक कुछ दिनों से समाचार पत्रों में भी मैं देख रहा था कि ऐसे मार्गों पर जहाँ पर सर्वाधिक धूल की शिकायत रहती है, वहाँ पर नगर निगम द्वारा या संबंधित एजेंसियों के द्वारा वाटर स्प्रे किया जा रहा है। तो क्या वाटर स्प्रे से भी ऐसी सब पॉल्यूशन में कमी आती है? हाँ, वाटर स्प्रे का मतलब है क्लीनिंग ऑफ रोड, मतलब रोड को क्लीन करना है। अगर रोड पे धूल रहेगा नहीं तो धूल उड़ेगा नहीं, पॉल्यूशन होगा नहीं। तो शहरों में मुख्य रोडों पे जो है वाटर स्प्रिंकलर की सहायता से सड़कों की सफाई की जा रही है। इसका चिन्हांकन किस तरीके से किया जाता है कि किन मार्गों पर वाटर स्प्रिंकलर स्प्रे की जरूरत है, या मुख्य मार्गों को लिया जा रहा है या औद्योगिक क्षेत्रों को लिया जा रहा है? अब इसमें क्या है, जीपीएस के थ्रू कर रहे हैं, जिसपे गूगल पे ये के बता देता है कि कौन से एरिया पे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या है, तो उसका यूज़ करके उस एरिया को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। दूसरा चीज़ें मैनुअल भी आइडेंटिफाइड किया जा रहा है, जिसपे नगर निगम की टीम जो है इंस्पेक्शन करती है, उसके थ्रू उस रोड का पता लगाती है। मतलब मैं समझूं तो व्यस्ततम मार्ग जहां पर धूल की शिकायत हो सकती है, उन मार्गों को इस समय नगर निगम चयनित करके उस पर एक्शन ले रहा है। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है जहां पर सर्वाधिक धूल की शिकायत होती है, तो ये सारी नई व्यवस्थाओं के बाद और उसके पहले पॉल्यूशन की जो नॉर्म्स है या वायु गुणवत्ता का जो मापदंड है, उस पर कोई बदलाव देखने के लिए मिला है? क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल लॉकडाउन के समय 55 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था। ये PM10 का कंसंट्रेशन है, और उस समय कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तब पॉल्यूशन लेवल था 55, और चूंकि अभी उसका लेवल एवरेज आ रहा है 75 के आसपास। मतलब इतने सारी एक्टिविटी हो रही है, सड़कें लगातार उस पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके बावजूद अभी लेवल बहुत कम ही इंक्रीज हुआ है, अपेक्षाकृत इंक्रीज नहीं हुई है, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल के सारे उपायों को एडॉप्ट किया गया है। एक्चुअल उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मैं कहूँ कि हम यदि दूसरे महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई और सूरत जैसी जगह है, वहाँ से भी हम कंपेयर करते हैं, तो अभी रायपुर कहाँ पर खड़ा है? क्योंकि ये भविष्य के एक बहुत बड़ा शहर है, महानगर के रूप में एक डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहा। तो क्या स्टैंडर्ड है और किस तरह के खतरे अभी रायपुर के सामने हैं? हाँ, स्टैंडर्ड की बात करें तो जो CPCB है, उन्होंने 12 पैरामीटर पे एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड दिया है। अब चूँकि मोस्ट ऑफ द सिटी में जो है PM10 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो इसके लिए प्रत्येक वर्ष जो है CPCB द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, जिसको परफॉर्मेंस असेसमेंट बोलते हैं। तो उस परफॉर्मेंस असेसमेंट के अकॉर्डिंग रायपुर सिटी जो है 42 मिलियन प्लस सिटी में 12th पोजीशन पे था लास्ट ईयर। पेड़ लगाओ, वातावरण को शुद्ध बनाओ। आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो बताइए, हम मनुष्य कौन सी हवा लेते हैं? ऑक्सीजन। और कौन सी हवा छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी बताइए कि पेड़ कौन सी हवा लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी हवा छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। तो हुआ ना प्राकृतिक संतुलन। और हाँ, थोड़ी देर पहले जो मंत्र सिखाया उसे बार बार दोहराएं और खूब सारे पेड़ लगाएं। 12वें स्थान से उसको अभी टॉप 10 में इस बार आना है। तो रायपुर के लोगों से, क्योंकि आप लगातार
बतौर सलाहकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल में इन चीज़ों को बहुत माइनिटरी और माइक्रो लेवल पे उसका ऑब्जर्वेशन आप करते हैं। रायपुर के लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है, जो क्योंकि वायु जल ये सब प्रकृति प्रदत्त ये इस तरह की चीजें हैं जो सिर्फ शासकीय प्रयासों से उस पर सुधार नहीं किया जा सकता। उसके लिए जन सहभागिता, उनकी भागीदारी से बहुत कुछ चीजों को काम करना पड़ता है। तो टॉप 10 में लाने के लिए हमको आम लोगों से क्या अपेक्षाएं रहती हैं? आम लोगों से यही अपेक्षा है कि प्लांटेशन की एक्टिविटी उनके द्वारा किया जाए, यातायात के साधन, सार्वजनिक साधन है उसका उपयोग किया जाए, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे नए नए वाहन हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाया जाए। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करके धुआं वगैरह उड़ाने से बचे। यदि मैं ज़्यादा बड़ी चीज़ों पे देखूं तो इलेक्ट्रिक वाहन जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, उसका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और रायपुर में ई व्हीकल्स की चार्जिंग स्टेशंस भी बनाए जा रहे हैं। तो इस पे अभी क्या योजना नगर निगम की है जो आपसे साझा की गई? 4 लोकेशन पे ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। और 4 के बाद जो है IOCL के साथ OMU हुआ है, जिसमें 10 और लोकेशन हैं, वहाँ पे ईवी चार्जिंग फैसिलिटी स्थापित की जाएगी। इससे ये होगा कि लोगों में एक जागरूकता बनेगी कि हमारे पास जो है चार्जिंग की फैसिलिटी है, तो हम उस पर चेंज हो सकते हैं। चार्जिंग की फैसिलिटी मिलने से लोगों की सहूलियतें बढ़ेगी और उनके लिए एक समस्या कि यदि हम घर से चार्ज करके निकलते हैं तो बाहर भी हमको दूसरे पेट्रोल पंप की तरह से ही ये चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे। नगर निगम इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। और इसके अलावा प्लांटेशन एक बड़ा फैक्टर है। प्लांटेशन को किस नज़रिए से देखते हैं कि रायपुर में प्लांटेशन और किए जाने चाहिए या हम एक औसत स्तर को से ऊपर आ चुके हैं? प्लांटेशन तो अभी बहुत कम है रायपुर में, तो प्लांटेशन किया जा रहा है और अभी कुछ फंड और अलोकेट किया गया है प्लांटेशन के लिए। अब तक लगभग 70,000 प्लांटेशन किया जा चुका है। ये रायपुर नगर निगम रायपुर नगर निगम द्वारा 15 फाइनेंस की मदद से। और अभी 2 करोड़ का और प्रस्तावित हुआ है जिसका प्लांटेशन होना है। अभी 5-6 लोकेशन पे गार्डन बनाया जा रहा है। ये प्लांटेशन जो है रोड डस्ट जो ऊपर सस्पेंडेड रहते हैं उसको सेटल करने में मुख्य योगदान निभाते हैं। वीरगांव नगर निगम ने भी कॉर्पोरेट CSR के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक प्लांटेशन की शुरुआत की। एक अच्छी पहल भी लोगों ने उसको माना है कि रायपुर नगर निगम अपने स्तर से प्लांटेशन के लिए आगे बढ़ रहा है। ई सर्विस स्टेशंस और ई चार्जिंग स्टेशंस तैयार कर रहा है। इसके अलावा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन के माध्यम से सड़कों की सफाई की दिशा में बढ़ रहा है। सड़कों के डामरीकरण जो BT रोड्स है, BT रोड्स की संख्या बढ़ा रहा है। उसकी जो पुराने सड़कें रही है उसकी टॉपिंग की दिशा में काम हो रहा है। एंड टू एंड टॉपिंग की व्यवस्था भी की जा रही है, जैसा मैं मीडिया के माध्यम से जिन खबरों को मैं देख रहा था। इसके अलावा भी जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें हमको लोगों को ये संदेश देना रहता है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और तंत्र से ही नहीं, एक सामान्य व्यक्ति भी यदि इस दिशा में आगे बढ़े तो कोई भी सफलता और गुणवत्ता जो है वो बहुत तेजी से उस पर हम कायम हो सकते हैं। आम लोगों से क्या अपेक्षाएं हम इस समय कर रहे हैं? आम लोगों से ये अपेक्षा है कि जो घरेलू फ्यूल यूज़ करते हैं जैसे लकड़ी वगैरह, तो उसकी जगह वो CNG पे जाए या जो इंडक्शन इलेक्ट्रिक बेस्ड इंडक्शन है उस पे जाए तो उससे बहुत सहायता प्राप्त होगी। जनरली किसी भी तरह का प्रदूषण सीधे तौर पे हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। तो वायु प्रदूषण की बात मैं यदि करूं तो वायु प्रदूषण से हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन, क्या उनके बीच में भी कोई ऐसा
कोरिलेशन है जी? एक्चुअली वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ये इंटरचेंजेबल है। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ेगा। तो जनरली क्या होता है कि वायु प्रदूषण की वजह से जो है क्लाइमेट चेंज आया। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जब फॉरेस्ट फायर वगैरह होता है तो वो फॉरेस्ट फायर की घटना उस एरिया पे एयर पॉल्यूशन करता है। इससे क्या है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, इससे जो है वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। और जलवायु परिवर्तन मतलब तापमान में परिवर्तन और जो मौसम है, मौसम में चेंजेस। जैसे कि पहले ठंड का महीना अक्टूबर में आता था, लास्ट दिवाली के टाइम, लेकिन अब अभी आ रहा है जनवरी 15 में। मतलब वो ऑलमोस्ट 1.5-2 महीना पीछे आ गया मौसम। तो यही एक क्लाइमेट चेंज है। वायु प्रदूषण से किस किस तरीके की तकलीफें आम आदमी को हो सकती है, जिसके लिए पूरी दुनिया आज चिंतित है? हाँ, वायु प्रदूषण से जो है वो ये एक स्पेसिफिक बेस्ड होता है, जिसपे अगर पार्टिकुलेट मैटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो उससे जो है श्वसन संबंधी रोग होती है, जिसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और अगर उस पर कुछ रासायनिक तत्व होता है जैसे सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड, तो इसे एसिड रेन जो बोलते हैं, एसिड रेन होने की समस्या होती है। एसिड रेन से क्या है, न केवल मनुष्य को बल्कि मटेरियल्स जो हैं और पेड़ पौधे, इनको भी नुकसान होता है। जैसे कि आपने न्यूज़ के माध्यम से सुना होगा कि ताजमहल के आसपास जितने भी रिफाइनरीज हैं उसको रिलोकेट किया गया है, क्योंकि वो जो है मार्बल को पीला कर, वाइट मार्बल को पीला कर दे रहा था। तो इस टाइप की समस्या होती है। और ये समस्या जनरली अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन में जैसे 3 एज ग्रुप हैं, एक चाइल्ड ले लेते हैं, एक यंग ले लेते हैं और दूसरा वृद्ध ले लेते हैं। तो यंग में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है और चाइल्ड और जो वृद्ध है उसमें इम्यूनिटी का लेवल बहुत कम रहता है। तो इस पे जो है मेजर इफेक्ट जो है एक चाइल्ड और वृद्ध, इन दोनों पे ये इफेक्ट करता है। तो वायु प्रदूषण के साथ साथ यदि मैं शहरों की बात करूं तो ध्वनि प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। ध्वनि प्रदूषण को किस तरीके से देखते हैं? मिनिस्ट्री ने भी अपना गाइडलाइन इशू किया है, उसमें वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण को साथ में ही रखा है। वो क्योंकि ध्वनि प्रदूषण भी एयर के माध्यम से फैलने वाली प्रदूषण है। तो यातायात जैसे बढ़ती है, यातायात बढ़ने की वजह से जो गाड़ी में हॉर्न लगते हैं, कुछ लोग जो हाई साउंड वाले हॉर्न लगाते हैं, तो ये सारे एक्टिविटी हैं जो ध्वनि प्रदूषण को और इन्हेंस करते हैं। हाल ही में हमारे जिला कलेक्टर जिस समय सड़कों पर निकले थे और उस समय किसी प्रेशर हॉर्न गाड़ी से क्रॉस हुई तो उस पर रास्ते में चालान दो, इसमें क्या कोई चालानी की कार्यवाही भी यातायात पुलिस नियमित तौर पर करती है? हाँ, न्यूज़ के माध्यम से पता चला है कि उस ड्राइवर के ऊपर जो है 5,000 रुपीज़ की जुर्माना हुआ है। निश्चित तौर पर ध्वनि प्रदूषण न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बल्कि खासकर यदि वृद्ध जनों की बात मैं करूं तो वृद्धों के लिए भी इस तरह के प्रेशर हॉर्न वगैरह जो है वो बहुत तकलीफदायक रहते हैं। तो मैं दर्शकों को भी ये जरूर कहना चाहूँगा कि ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़ी तकलीफ है और सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है, खतरे बहुत है। इसलिए प्रेशर हॉर्न और अनावश्यक हॉर्न बजाने की प्रवृत्ति से भी आपको रुकना चाहिए। साथ ही यदि आप किसी चौक चौराहे पर है, यदि सिग्नल रेड है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अपनी गाड़ी का इग्निशन बंद करिए, वेट करिए। इससे आप सिर्फ अपना फ्यूल ही नहीं बचाते बल्कि अपने शहर से प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को कम करने में भी आप मदद करते हैं। यदि हम इन प्रदूषण के साथ साथ आने वाले खतरों की और आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को देखते हैं तो आप क्या लगता है कि यदि हम आज इस मुकाम पर हैं
यदि इसको तुरंत नहीं रोका गया तो किस तरह की तकलीफें भावी पीढ़ी को देखने को मिलेगी? चूँकि रायपुर अभी महानगरों में शामिल है और यहाँ का पॉपुलेशन अभी उतना ज़्यादा हुआ नहीं है। जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या प्रदूषण का लेवल जो है 500 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब से ऊपर जा रहा है। तो वहाँ अगर कोई गया हो तो उनको पता है कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, गले में जलन होने लगती है। तो ये समस्या जो है अभी दिल्ली में हो रही है। इसके पहले जैसे लंदन स्मॉग जो हुआ था उसमें वो एक बहुत बड़ी घटना है। उसमें क्या है, कई लोगों की डेथ हो चुकी है। इस पर विजिबिलिटी नहीं हो पाती है। विजिबिलिटी ना होने की वजह से जो है ट्रैफिक जाम होता है, एक्सीडेंट हो जाती है। तो ये समस्याएं जो है उत्पन्न होती है। आम आदमी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाए और उसके बाद सामूहिक जिम्मेदारियों के साथ भी लोग इस दिशा में सोचे, उसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सामूहिक जिम्मेदारी के लिए जैसे गली में एक समिति बनती है तो उस प्रकार से कुछ ऐसी एक्टिविटी किया जाए जिसे प्लांटेशन ड्राइव किया जा सके, जो आसपास कचरे हैं उसका निस्तारण किया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने आसपास जो निवास कर रहे लोग हैं, उनके कलीग हैं, उनको ये जानकारी दे कि वायु प्रदूषण क्या है, कैसे होता है, मतलब उसकी जागरूकता फैलाए, जिसपे जो है अधिक से अधिक लोगों को इसके प्रति अवेयर किया जा सकता है। और अवेयरनेस ही नेक्स्ट स्टेप है पॉल्यूशन कंट्रोल का। हम आज इस शो के माध्यम से अपने दर्शकों से भी कहते हैं, ये शहर आपका है, इसकी खूबसूरती आपकी है, इसको भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित और सुव्यवस्थित देने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसलिए न सिर्फ पेयजल बल्कि अपने शहर की वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए भी आपका तुरंत जागना बहुत जरूरी होता है। आप कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं, अपने आसपास के लोगों को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ लेकर चले, लोगों की समझाइश दें अनावश्यक प्रदूषण फैलाने से किस तरह से आम लोगों को और हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। शासन प्रशासन अपने स्तर पर लगातार आप तक पहुंचने की कोशिश करती है, आपको समझाने की कोशिश करती है कि किस तरह से आप अपना साथ देकर इन समस्याओं को दूर करने में आप सहभागी बन सकते हैं। आपका साथ कितना जरूरी होता है और पूरा प्रशासनिक तंत्र आपको एक व्यवस्थित समाज की रूपरेखा तैयार करने में, उसके निर्धारण में और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए लगातार आपके साथ खड़ा होता है। आज हम डॉक्टर साहू से शहर में वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभाव, उनके लिए शासन प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की। टॉक फॉर रायपुर के अगले शो में हम ऐसे ही किसी खास मेहमान के साथ शहर से जुड़ी किसी गतिविधि को लेकर, शहर की जुड़ी योजनाओं को लेकर, शहर की उपलब्धियों को लेकर हम आपके बीच फिर उपस्थित होंगे। और आज के शो में आने के लिए डॉक्टर साहू का बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं आपके प्रयासों से और हम सबके सामूहिक प्रयासों से हम अपने रायपुर शहर को स्वच्छ, सुंदर और शानदार शहर के रूप में पूरी दुनिया के सामने लाने में हमेशा सफल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।